की तैयारी करने वाले विश्व के समस्त विद्यार्थियों को एचआर सर का नमस्कार और आप लोगों का हमारे नीट बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आप लोगों से चर्चा की थी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम के बारे में, उसकी क्रियाविधि के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में, इसके प्रारूपों के बारे में, किस प्रकार से वह क्रिया करता था, उनके बारे में अपने अध्ययन किया था। आप लोगों को समझ में आया होगा। कोशिश की थी सरलतम भाषा में समझाने की। आज का जो मेरा टॉपिक है आपकी बुक का 12th क्लास की बुक का है और उसी में से प्रश्न बनने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है डीएनए खंडों का पृथक्करण एवं विलगन। ठीक है, डीएनए खंडों का पृथक्करण एवं विलगन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दो शब्द इसमें आए हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो सिर्फ डीएनए खंडों को काटता है, यानी कि वांछित जीन को प्राप्त करने के लिए उस डीएनए खंडों को काटने का कार्य तो किसने कर लिया भाई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ने कर लिया, हिंड सेकंड ने कर लिया। लेकिन उसको पृथक करना है और पृथक करने के बाद उसको विलगित करना है। तो देखिए आपकी बुक क्या कहती है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट जो शब्द आ रहा है पृथक्करण, कौन सा शब्द आ रहा है? पृथक्करण। सिंपल भाषा में, अलग भाषा में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पृथक्करण आपकी बुक के अनुसार जैसे डीएनए खंड जो होते हैं उनको पृथक करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि। कौन सी विधि काम में ली जाती है भाई? इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि क्या काम में ली जाती है? देखिए पहले मैं बता रहा हूं, फिर दूसरी बात आप लोगों से पूछी जाए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर ऑप्शन में आ जाए तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आप कह देना, लेकिन अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़े तो सही आंसर है कि डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लिया जाता है। क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? आप पढ़ते जाए, आगे देखते जाए, क्लास पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि काम में ली जाती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि काम में ली जाती है। सुन रहे बात को कि पृथक्करण के लिए, डीएनए खंडों का पृथक्करण करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में ली जाती है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑप्शन में नहीं हो, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस 3-4 हो ऑप्शन में, तो उसमें आप लोगों को चूज करना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप ध्यान में रखना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखने के बाद भी अगर आप लोगों को फिर आपको सेलेक्ट करना है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी एक और चीज सेलेक्ट करना, एगारस जेल। कौन सा जेल? एगारेस जेल। कौन सा जेल? एगारस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान में रखना कि ऑप्शन बेस्ड 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं आप लोगों से। इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान से सुन लो पहले मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप लोगों के ऑप्शन में एग्जाम में प्रश्न आ गया, नीट बायोलॉजी में प्रश्न आ गया नंबर 1 कि डीएनए खंडों को बायोटेक्नोलॉजी में, जैव तकनीकी में डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए जिस विधि को काम में लिया जाता है, या कौन सी विधि को काम में लिया जाता है, या जिस विधि को काम में लिया जाता है वह है, कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो ऑप्शन इलेक्ट्रोफोरेसिस ही दिया हुआ हो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अलावा और भी सेंट्रीफ्यूगेशन दे रखा हो, कई चीजें दे रखी हो, उसमें एलिजा टेस्ट दे रखा हो, कई बातें दे रखी हो, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि अगर प्रश्न इस शैली का नहीं है, दूसरे हिसाब से पूछा जा रहा है, किस हिसाब से कि आप लोगों को चूज किया जा रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही आपको सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिलेक्ट करेंगे। कौन सी विधि? कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी कौन सा जेल काम में लिया जाता है? एगारेस जेल। कौन सा जेल? एगारेस जेल या एग्रोज, इसको एग्रोस जेल भी कहते हैं। एगारेस या एग्रोस जेल, एग्रोस जेल भी इसको कहते हैं, एग्रोस जेल। कौन सा जेल? एग्रोस जेल। अब यह तो हो गया पृथक्करण। फिर एक और बात, 2 ही बातें आपकी इस बुक में मुख्य बातें आ रही हैं एग्जाम पैटर्न की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से अपन समझेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, ये अलग समझेंगे। पहले आप ध्यान रखना, डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ले रहे हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? एगारेस जेल या एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा डीएनए खंडों को पृथक करते हैं। ठीक है, और विलगन के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? देखो प्रश्न में बता देता हूं कौन कौन से विलगन के लिए, मतलब डीएनए खंड एगोरस जेल के माध्यम से पृथक तो हो जाते हैं, लेकिन एगोरस जेल से भी डीएनए खंडों को पृथक करने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? वह क्या कहलाती है? वह विलगन कहलाता है डीएनए खंडों का। और विलगन के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो आप बताएंगे एगोरस जेल के टुकड़ों को निष्कर्षित करके उनसे एक्सट्रैक्ट निकाल करके जो डीएनए खंड अपन प्राप्त करते हैं वह कौन सी विधि के द्वारा? विलगन विधि कौन सी है? विलगन के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो आप बताएंगे क्षालन या इल्यूशन। कौन सी विधि काम में लेते हैं? क्षालन, ध्यान रखना क्षालन हिंदी में है, क्षालन या इल्यूशन विधि, इल्यूशन विधि के द्वारा आप ध्यान में रखेंगे। क्षालन या इल्यूशन विधि क्या है? एगरस जेल के टुकड़ों को काटकर, देखिए विलगन किस प्रकार से करते हैं कि एग्रोस जेल के टुकड़ों को काटकर एगोरस जेल के टुकड़ों को काटकर उससे निष्कर्षित प्राप्त करना, या इसके टुकड़ों से जेल के टुकड़ों को काटकर या एगरस जेल के टुकड़े काटकर, एगरस जेल के टुकड़ों को काटकर, एगोरस जेल के टुकड़ों को काटकर या एगरस जेल के टुकड़ों में काटकर उनसे निष्कर्षित प्राप्त करना, उनसे निष्कर्षित एक्सट्रैक्ट, उनको निचोड़ लेना, एक तरह से निचोड़ कर लेना, तो यह क्रिया कौन सी कहलाती है? क्षालन या इल्यूशन विधि कहलाती है। क्षालन या इल्यूशन विधि कहलाती है। इसको आप समझेंगे इस क्लास के बाद। देखिए ये तो बात हो गई। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से बन रहा है क्या कि डीएनए खंडों को देखने के लिए, वैसे नेक्ट आई से आपको डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई नहीं देंगे, तो डीएनए खंडों को देखने के लिए किससे अभिरंजित किया जाता है? तो आप लोगों के इथिडियम ब्रोमाइड ध्यान में रखेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड, देखिए डीएनए खंडों को देखने के लिए क्या किया जाएगा भाई? इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाएगा। पहले किससे अभिरंजित किया जाता है? ध्यान में रखना, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाएगा। उसके बाद पराबैंगनी किरणों से उपचारित किया जाएगा। पराबैंगनी किरणों से, क्या देखा? पराबैंगनी किरणों से। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया करेंगे पहले डीएनए खंडों को देखने के लिए, और अभिरंजित करने के बाद उसको पराबैंगनी किरणों से अनावरित करेंगे। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज इनके ऊपर डालेंगे, तब अपने को क्या दिखाई देंगे भाई? डीएनए खंड दिखाई देंगे। डीएनए खंड दिखाई देंगे। 3 बातें महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के इस बुक में है। चर्चा करेंगे इन सभी बातों की जस्ट अभी। कि पहली तो बात यह है कि डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? क्या आंसर देंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़े तो कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि डीएनए खंडों का पृथक्करण करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में कौन से जेल का उपयोग किया जाता है? तो क्या बताएंगे? एग्रोस जेल का या एगारोस जेल का। कौन से? एग्रोस जेल का उपयोग किया जाता है। कौन से जेल का उपयोग किया जाता है? एगोरोस जेल का उपयोग किया जाता है। फिर एगोरोस जेल के टुकड़ों को से निष्कर्षित प्राप्त कर, एक्सट्रैक्ट प्राप्त करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे क्षालन या इल्यूशन विधि कहते हैं। क्षालन या इल्यूशन विधि कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न अगर बनता है क्या कि डीएनए खंडों को देखना के लिए क्या आवश्यक है, क्या करना पड़ता है? तो कौन से पदार्थ से अभिरंजित करना पड़ता है? तो आंसर होगा इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करेंगे। उसके बाद पराबैंगनी या अल्ट्रावायोलेट किरणें जो होती हैं उनसे उनको अनावर्त करेंगे, तब जाके हमारे को डीएनए के छोटे खंड दिखाई देते हैं। ऐसे दिखाई नहीं देंगे रंगीन पट्टियों में। फिर अपने को ये किस रंग में दिखाई देंगे? आप लोगों को चमकीली नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में अपने को ये दिखाई देते हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम रीड करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना, इलेक्ट्रोफोरेसिस को जानने की कोशिश करेंगे और ये विधि समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर नहीं जानेंगे तो कैसे मानेंगे कि वास्तव में डीएनए खंडों का पृथक्करण किस प्रकार से होता है। सारी बातें अपन इसमें जानने वाले हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं, सर्वप्रथम आपको ये देख लीजिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहेंगे आप देखिए, विद्युत क्षेत्र में, लिखते जाइए साथ साथ, विद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न आवेश वाले अणुओं को, देखिए भिन्न भिन्न, विद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न आवेशों वाले, विद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न आवेशों वाले अणुओं को, यहां क्या लिखा है मैंने, अणु लिखा है, अणुओं को, डीएनए खंड जो है अणु ही है, अणुओं को पृथक करने के, विद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न आवेशों वाले अणुओं को पृथक अलग अलग करने की विधि को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अणुओं को पृथक करने की विधि को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात है कि फोरेसिस कहते हैं। गेहूं से अगर कंकड़ पत्थर, मूंगफली वगैरह अगर पृथक करनी है तो गेहूं से अशुद्धियों को निकालने के लिए सूप या साजला विधि अपन काम में लेते हैं। सूप या साजले से अपन उसको पृथक कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। या उसको छान करके आप उसमें अलग से कर लेंगे। लेकिन अगर डीएनए भिन्न भिन्न आवेश वाले जो अणु हैं, डीएनए के साथ साथ और भी कई जैविक अणु उसमें होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, तो भिन्न भिन्न आवेशों वाले अणुओं को पृथक करने के लिए विद्युत क्षेत्र का सहारा लिया जाता है। और विद्युत क्षेत्र में आपको पता है दो इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं, एक तो एनोड और दूसरा कैथोड। और साजले से तो डीएनए अपन पृथक नहीं कर सकते, सूप या साजले से या चालने से किसी से तो पृथक नहीं कर सकते, लेकिन विद्युत क्षेत्र के द्वारा अपन क्या पृथक कर सकते हैं, डीएनए खंड पृथक कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र लगा देंगे और विद्युत क्षेत्र के द्वारा भिन्न भिन्न आवेशों वाले अणुओं को पृथक करने की जो विधि है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में आपको पता है जब भी विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा तो एनोड व कैथोड लगाया जाएगा। एनोड किस प्रकार का होता है, एनोड पर धनात्मक आवेश लगाया जाता है और कैथोड पर ऋणात्मक आवेश लगाया जाता है। अब ऐसे अणु जो ऋणावेश रखते हैं वो किधर आएंगे, एनोड की तरफ गति करेंगे। ऋणावेश वाले अणु, ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव ऋणात्मक आवेश को कहते हैं, ऋणात्मक आवेश का जो होता है उनको, नेगेटिव आवेश वाले जो अणु होते हैं वो किधर गति करेंगे, एनोड की तरफ, और पॉजिटिव आवेश वाले गति करेंगे किसकी तरफ, या धनात्मक आवेश वाले अणु गति करेंगे, धनात्मक आवेश वाले अणु, धनात्मक आवेश वाले अणु किधर गति करेंगे भाई, कैथोड की तरफ गति करेंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि जिनका ऋणात्मक आवेश है वो एनोड की तरफ गति करेंगे और जो जिनका धनात्मक आवेश है वह कैथोड की तरफ गति करेंगे। अब अपने को डीएनए खंडों का पृथक्करण करना है तो आप लोगों को पता है डीएनए खंडों पर किस प्रकार का आवेश होता है, डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है। डीएनए पर किस प्रकार का आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और ऋणात्मक आवेश के लिए क्या, ऋणात्मक आवेश किधर गति करेगा भाई, ऋणात्मक आवेश युक्त जो अणु जो है वो एनोड की तरफ गति करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला स्टेप देखते हैं। पहली बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, सीधी सी बात है कि विद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न आवेशों वाले अणुओं को पृथक करने की विधि को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न आवेशों वाले अणुओं को पृथक करने की विधि को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है कि एनोड व कैथोड लगाकर उन दोनों भिन्न भिन्न आवेश वाले अणुओं को पृथक करते हैं। तो जो धनावेश वाले अणु हैं जिनके ऊपर धनावेश है वो तो कैथोड की तरफ ऑटोमेटिक गति करेंगे, सिंपल सी केमिस्ट्री फिजिक्स है। और ऋणात्मक आवेश वाले अणु जो हैं वह
एनोड की तरफ गति करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है डीएनए पर किस प्रकार का आवेश होता है, किस प्रकार का चार्ज होता है, तो डीएनए पर किस प्रकार का चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज वाला जो डीएनए है वो किधर गति करेगा, एनोड की तरफ गति करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बात बताना चाह रहा हूं कि आप लोग ये ध्यान में रखें कि जो अणुओं की जो गति है, अणुओं की गति बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, कि जो अणु जो होते हैं आवेशित अणु, उनके की जो गति है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, कई बार पूछ लेते हैं। तो अणुओं के आवेश की गति जो होती है वह है आवेशित अणुओं की गतिशीलता। ये देखिए आप ध्यान से सुनेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में आवेशित अणुओं की गतिशीलता, आवेशित अणुओं की गतिशीलता, आवेशित अणुओं की गतिशीलता किसके ऊपर डिपेंड करती है, आवेशित अणुओं की गतिशीलता जो निर्भर करती है वह है अणुओं के आवेश व आणविक द्रव्यमान। ध्यान रखना, आवेश व आणविक द्रव्यमान के अनुपात पर। आवेशित अणुओं की गतिशीलता किसके ऊपर निर्भर करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आवेश भाई अणुओं पर कितना आवेश है और उसका आणविक द्रव्यमान कितना है उस अणु का, उनके ऊपर डिपेंड करेगी किसकी, आवेशित अणुओं की गतिशीलता। आवेश अणुओं के आवेश व आणविक द्रव्यमान के अनुपात पर निर्भर करती है, आणविक द्रव्यमान के अनुपात पर निर्भर करती है। ये ध्यान रखना, ये लाइन आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया है कि आवेशित अणु जैसे डीएनए खंड है उसकी गतिशीलता किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि डीएनए पर आवेश का मान कितना है, आवेश व अणु के आवेश व आणविक द्रव्यमान, उसका आणविक द्रव्यमान कितना है, दोनों का रेशियो कितना है, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। इतनी सी बात। अब दूसरी बात और समझिए आप कि इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रहे हैं, पृथक्करण के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए किसी पात्र में, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और एक कैथोड लग गया और दूसरा एनोड लग गया, जैसे विद्युत अपघटन करते हैं वैसे ही। लेकिन इसमें कुछ विलयन भी भरा जाता है, कुछ सॉल्यूशन भी भरा जाता है। इसमें क्या भरे, ठीक है, आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, यह इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एक एनोड और दूसरा कैथोड, ये लगा करके इसको कहाँ क्या लगा दिया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है। अगर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो क्या होगा, यहां पर क्या कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम में लेते हैं, या आधार पदार्थ या मैट्रिक्स के रूप में कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं, इसके आधार पर अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस रीड करेंगे। ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में आधार पदार्थ कौन कौन सा काम में लिया जा सकता है, आधार पदार्थ या मैट्रिक्स। यहाँ पर जो पदार्थ इसमें रखेंगे, डीएनए खंडों को किसमें घोड़ेंगे, क्या करेंगे, तो आप ध्यान से सुनना। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है तो उसमें आधार पदार्थ या मैट्रिक्स, समझे क्या बात को, कि आधार पदार्थ या मैट्रिक्स के रूप में कौन कौन से पदार्थों को काम में लिया जा सकता है। देखिए, नंबर फर्स्ट, आधार पदार्थ के रूप में कई पदार्थों को, या मैट्रिक्स के रूप में कई पदार्थों को अपन काम में ले सकते हैं। नंबर 1, किसी का घोल काम में लिया जा सकता है, घोल, मैट्रिक्स के रूप में घोल या सॉल्यूशन, घोल या आपको पता है सॉल्यूशन काम में लिया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैट्रिक्स या आधार पदार्थ के रूप में कोई सॉल्यूशन काम में लिया जाता है तो इसे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहता है। तो इसे क्या कहेंगे भाई, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान रखना, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। ठीक है, आप ये याद करते जाए, नोट करते जाएं कि आधार पदार्थ कौन सा काम में लेंगे, ये दिमाग में बात आती है। तो अगर आधार पदार्थ के रूप में कोई सॉल्यूशन काम में लेते हैं तो इसे कैपिलरी, इस विधि को इलेक्ट्रोफोरेसिस को अपन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कह देंगे। और भी कई पदार्थ अपन काम में लेते हैं, और भी अपन कई पदार्थ काम में लेते हैं, जैसे कोई फिल्म वगैरह, कोई फिल्में अपन काम में लेते हैं,
ठीक है। कोई फोटो फिल्म वगैरह भी इसमें काम में ले सकते हैं। फोटो फिल्मों के अलावा फिल्टर पेपर भी अपन काम में ले सकते हैं। फिल्टर पेपर भी काम में लिया जा सकता है। फिल्टर पेपर भी आधार पदार्थ के रूप में काम में लिया जा सकता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं अपन, डीएनए के पृथक्करण की बात नहीं करें। पहले अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोगों को समझा रहे हैं कि घोल के रूप में कोई सॉल्यूशन अपने अगर काम में लें तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। फिर कुछ फिल्म भी काम में ली जा सकती है। फिल्टर पेपर भी आधार पदार्थ के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। और महीन परत प्लेटों के रूप में कोई महीन परत जो है वह भी काम में ली जा सकती है। महीन परत की प्लेटें भी अपन काम में ले सकते हैं। फिर इसके अलावा जेल, इसके अलावा क्या काम में ले सकते हैं? जेल भी आधार पदार्थ के रूप में काम में लिया जा सकता है। जेल, समझ रहे हो? जेल भी आधार पदार्थों के रूप में काम में लिया जा सकता है। और जब आधार पदार्थ या मैट्रिक्स के रूप में जेल काम में लिया जाता है, जब आधार पदार्थ या मैट्रिक्स के रूप में जेल काम में लिया जा सकता है तो इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने क्या कहा कि अगर आधार पदार्थों के रूप में घोल काम में लिया जाए तो इसको कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और आधार पदार्थ के रूप में फिल्में भी काम में ली जा सकती हैं। फिल्टर पेपर भी काम में लिया जा सकता है। और महीन परत रूपी प्लेटों को भी काम में लिया जा सकता है। और जेल को भी काम में लिया जा सकता है। जेल भी इसके रूप में आधार पदार्थ के रूप में काम में लिया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस में आधार पदार्थ या मैट्रिक्स के रूप में जेल काम में लिया जाता है तो इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप ध्यान से सुन लेना भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस में आधार पदार्थ या मैट्रिक्स के रूप में यहां पर डालने के लिए जेल अगर काम में लें तो इसको क्या कहेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अगर आधार पदार्थ के रूप में जेल अपन काम में ले रहे हैं, आधार पदार्थ के रूप में क्या काम में ले रहे हैं? अगर जेल काम में ले रहे हैं तो दो शर्तें आवश्यक है इसके लिए। क्या आवश्यक है? नंबर एक, जेल मैट्रिक्स जो है वो अक्रिय होना चाहिए। ध्यान से सुनना ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या आवश्यक है? जेल मैट्रिक्स जो काम में लिया है आप लोगों ने, या आधार पदार्थ के रूप में अगर जेल काम में लिया है, मैट्रिक्स के रूप में जेल काम में लिया है, तो जेल मैट्रिक्स जो है यानी कि जो जेल है वो है क्या होना चाहिए? अक्रिय होना चाहिए, इनएक्टिव होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए। पहली शर्त तो ये, जेल मैट्रिक्स किस प्रकार का होना चाहिए? अक्रिय होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि इनमें इलेक्ट्रो ओस्मोसिस की क्रिया नहीं होनी चाहिए। इस जेल में क्या होगा? इलेक्ट्रो ओस्मोसिस नहीं होना चाहिए। दूसरी क्या खास बात है कि इनका जेल का, इनका मतलब जेल का क्या नहीं होना चाहिए? इलेक्ट्रो ओस्मोसिस नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रो ओस्मोसिस नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रो ओस्मोसिस किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रो ओस्मोसिस में होता क्या है कि पानी जो तरल पदार्थ है यानी कि पानी भी किसी इलेक्ट्रोड की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है तो इसको इलेक्ट्रो ओस्मोसिस कहते हैं। और जेल में थोड़ा बहुत पानी तो होएगा तो, या फिर यह जेल ही किसी एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ जाने लग जाए, किसी इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लग जाए तो इसको इलेक्ट्रो ओस्मोसिस कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो ओस्मोसिस कहते हैं। तो कहने का मतलब अगर जेल मैट्रिक्स के रूप में जेल काम में लिया जाता है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या शर्तें आवश्यक है कि एक तो जेल अक्रिय होना चाहिए, इनएक्टिव होना चाहिए, दूसरा इसका इलेक्ट्रो ओस्मोसिस नहीं होना चाहिए। आप लोग ये बातें दिमाग में फीड कर लो कि जेल का अक्रिय होना आवश्यक है, दूसरा यह भी शर्त आवश्यक है कि जेल का इलेक्ट्रो ओस्मोसिस नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रो ओस्मोसिस में होता क्या है कि पानी भी किसी इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी दो प्रकार का, मैं मुख्यतः दो प्रकार का अपन डिवाइड कर देंगे इसको कि दो प्रकार का ये है
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब अपन चर्चा कर लेंगे क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आ गए हैं अपन। किसके ऊपर आ गए हैं भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मुख्यतः दो प्रकार के जेल पदार्थ आधात्रिया मैट्रिक्स के रूप में काम में लिए जाते हैं। नंबर एक, एग्रोस जेल। कौन सा, एग्रोस जेल। एग्रोस जेल काम में लिया जाता है नंबर एक पे। और नंबर दो पे पॉली एक्रिलोएमाइड। कौन सा, दूसरा एक और जेल काम में लिया जाता है, पॉली एक्रिलोमाइड जेल। एग्रोस जेल व पॉली एक्रिलोएमाइड जेल या पॉली एक्रिलोमाइड जेल। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मुख्यतः दो जेल काम में लिए जाते हैं आधात्रिया मैट्रिक्स में के रूप में। कौन कौन से, एक तो एग्रोस जेल और दूसरा पॉली एक्रिलोमाइड जेल। ठीक है, बहुत ही डीपली अध्ययन हम करने जा रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में सेट करते जा रहे हैं। यह क्लास लेने के बाद आप लोगों को और कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डीएनए का जो पृथक्करण, डीएनए खंडों को अगर पृथक्कृत करना है तो कौन सी जेल काम में लेंगे, एग्रोस जेल। कौन सा जेल काम में लिया जाता है, एग्रोस जेल काम में लिया जाता है। एग्रोस जेल या एगारोस जेल, एग्रोस जेल या एगारोस जेल जो है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एगोरोस जेल क्या है, बहुत बार प्रश्न आता है। तो ये रेड सीविड यानी कि लाल समुद्री खरपतवार से ये प्राप्त होता है, सीविड। ठीक है, लाल समुद्री खरपतवार से ये प्राप्त होता है, लाल समुद्री घास, अपन ये कह सकते हैं लाल समुद्री घास। ठीक है, रेड सीवीड से ये प्राप्त होता है। एग्रोस जेल किससे प्राप्त होता है भाई, रेड सीवीड्स। एग्रोस जेल किससे प्राप्त होता है, रेड सीवीड से प्राप्त होता है। और दूसरी खास बात क्या है, एग्रोस जेल क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। एग्रोस जेल क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। एग्रोस जेल किससे प्राप्त किया जाता है, सीवीड्स से। और सीवीड्स में भी कौन सी, रेड सीवीड से, लाल समुद्री घास से यह प्राप्त किया जाता है। और एक प्राकृतिक पॉलीसेकेराइड है, इसका मतलब क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। ये क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एग्रोस जेल जो है किससे प्राप्त होता है, आप बताएंगे लाल समुद्री घास से प्राप्त होता है। एग्रोस जेल क्या है, एग्रोस जेल एक पॉलीसेकेराइड है। एग्रोस जेल एक प्राकृतिक बहुलक है, इसका आप लोगों को पता है। अब हम चर्चा करेंगे एग्रोस जेल के बारे में और कुछ खास बातें कि इस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा डीएनए खंडों को या कौन से अणुओं को पृथक किया जाता है। तो देखिए एग्रोस जेल, देखिए एग्रोस जेल, इतनी बात समझ में आ गई। तो और बात क्या है इनकी महत्वपूर्ण, एग्रोस जेल मैंने आपको बता ही दिया कि रेड सीवीड्स जो होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। इनसे अपेक्षाकृत बड़े अणुओं को पृथक किया जाता है। बड़े अणु जो होते हैं इस विधि में, इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में, इससे अपेक्षाकृत बड़े अणुओं को छाना जाता है। और इसका उपयोग लगभग, ये ध्यान में रखें, बहुत खास इंपॉर्टेंट बात है, इसका उपयोग 10 नैनोमीटर व्यास के बड़े अणुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग 10 नैनोमीटर व्यास के बड़े अणुओं को पृथक करने के लिए किया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि 10 की घात 10 नैनोमीटर है, आपको पता है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, तो 10 नैनोमीटर व्यास के बड़े अणुओं को पृथक करने के लिए एग्रोस जेल विधि का उपयोग किया जाता है। कौन से इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एग्रोस जेल मैट्रिक्स का
उपयोग कब किसके लिए किया जाता है? जब ऐसे अणुओं को पृथक करना है जिनका आमाप या जिनका डायमीटर या जिनका व्यास कितना होना चाहिए? डायमीटर 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर के आमाप का होना चाहिए। आगे बात समझ में, और बात ध्यान में रखेंगे कि एगोरस जेल में क्या होता है कि इसके जो छिद्र होते हैं अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं। इसके छिद्र अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। एगोरस जेल के छिद्र, इसको छाना ही तो जाएगा छाल, एगोरस जेल में वो उसके ऊपर सेट हो जाएंगे। छिद्र जो होते हैं अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं, अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इनके छिद्र जो होते हैं अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं। और क्या खास बात है भाई एगोरस जेल की, कि एगोरस जेल जो होता है वह गर्म पानी में घुल जाएगा। आपने इसको सीवीड से, लाल समुद्री घास से प्राप्त तो कर लिया है, ठीक है, पर यह जो होता है गर्म पानी में घुल जाता है। और जब इसे ठंडा करते हैं, खास बात देखिए कि इसमें ये छलनी के आकार का कैसे बनता है कि जब इससे ठंडा करते हैं तो इसमें द्विकुंडलन, इसके अणु जो होते हैं वो द्विकुंडलित होने लग जाते हैं। क्या होने जाते हैं? द्विकुंडलन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ठंडा करते हैं ना जब एगोरस जेल को गर्म पानी में तो घुल जाता है, लेकिन जैसे जैसे इसको अपन ठंडा करते हैं तो एगोरस के जो अणु जो होते हैं उनमें द्विकुंडलन बन जाते हैं, डबल हेलिक्स बन जाते हैं। द्विकुंडलन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? DOUBLE, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स इसमें बन जाते हैं। जैसे जैसे ठंडा करते हैं एगोरस के अणुओं में डबल हेलिक्स बन जाते हैं, द्विकुंडलन बन जाते हैं। और कई द्विकुंडल, ये कुंडल जो होते हैं कई द्विकुंडलन बन करके क्या बनाते हैं? एगोरस तंतु बनाते हैं, एग्रोस तंतु बना लेते हैं भाई। क्या बना लेते हैं? एग्रोस तंतु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एग्रोस। कई द्विकुंडल आपस में मिल जाएंगे और एग्रोस तंतु बना लेंगे। और इन एग्रोस तंतुओं में एक क्रॉस बंधन बन जाता है, क्रॉस सेतु, क्रॉस बंधन, क्रॉस बंधन बन जाता है। इन एग्रोस तंतु जो बनेंगे उनमें क्या बन जाता है? एक क्रॉस बंध बन जाता है, क्रॉस बॉन्ड बन जाता है, एक तिरछा बॉन्ड बन जाता है। और जिसकी वजह से क्रॉस बंधन की वजह, एग्रोस तंतु में जो क्रॉस बंधन बनता है इसकी वजह से इनके बीच में एग्रोस जेल में बीच में छोटे छोटे बड़े आकार के, अपेक्षाकृत बड़े होते हैं अन्य जेल से, अपेक्षाकृत बड़े आकार के इसमें छिद्र बन जाते हैं। आगे बात समझ में। और इनके बीच में जो छिद्र बने हैं उनका आमाप जो होता है वह एग्रोस जेल की सांद्रता पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनमें क्या बन जाता है? क्रॉस बंधन से क्या बनता है भाई? इनमें कई छिद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? छिद्र बन जाते हैं। और देखिए चित्रात्मक रूप से भी देखेंगे अपन, तो छिद्र बन जाते हैं तो इसमें होगा क्या कि इन छिद्रों का आमाप, एग्रोस जेल के छिद्रों का आमाप जो होता है वह एग्रोस जेल की सांद्रता पर डिपेंड करता है। अगर इसकी सांद्रता 1% है, एग्रोस जेल की सांद्रता मतलब छिद्रों का आकार, एग्रोस जेल के छिद्रों का आकार, के छिद्रों का आकार, एग्रोस जेल के छिद्रों का आकार किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्रोस की सांद्रता पर। किसके ऊपर? एग्रोस की सांद्रता, इसकी सांद्रता कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? देखिए एग्जांपल देखिए कि नंबर अगर मैं बताऊं, अगर इसकी 1% सांद्रता है, 1% सांद्रता पर इसमें छिद्रों का जो आकार होगा जेल में 1% सांद्रता है तो इसकी छिद्रों का आकार 150 नैनोमीटर के छिद्र बनेंगे, ठीक है। 1% की सांद्रता पर इसके छिद्रों का आकार कितना होगा? 150 नैनोमीटर। और अगर 0.16% इसकी सांद्रता है, 0.16% इसकी सांद्रता है तो छिद्रों का आकार होगा 500 नैनोमीटर। कितना होगा? 0.16 अगर इसकी जेल में इसकी सांद्रता है एग्रोस की, तो इसकी जो छिद्र का आकार होगा 150 नैनोमीटर या 500 नैनोमीटर। आगे बात समझ में। अब चर्चा करते हैं कि अगर बड़े आकार के, जैसे मान लो कि बड़े आकार के प्रोटीन है, बड़े आकार के प्रोटीन के अणु हैं, बड़े आकार के प्रोटीन अणु हैं,
ठीक है, सीरम एंजाइम है, सीरम प्रोटीन, जैसे सीरम प्रोटीन जो होते हैं वो सीरम प्रोटीन, उनके लिए कुछ एंजाइम जो हैं उनके लिए एंजाइम, ध्यान रखना कि बड़े आकार के प्रोटीन अणु हैं जैसे सीरम प्रोटीन है, या उच्च अणुभार वाले, इसको अपन कह सकते हैं बड़े आकार की जगह उच्च अणुभार वाले अणु, उच्च अणुभार वाले अणु जो होते हैं जैसे सीरम प्रोटीन है, एंजाइम्स है, डीएनए की लंबी श्रृंखला है, कई हजार क्षारकों युग्म के डीएनए के लंबे खंड है, डीएनए के बहुत लंबे खंड जिसमें कई हजार क्षारक युग्म है, उनको अगर पृथक करना है तो उनके लिए जो एगोरस की जो सांद्रता है उनकी सांद्रता होगी 1 से लेकर के 0.7 से लेकर के 1% तक की सांद्रता उसकी रखनी पड़ती है। 1 से लेकर के 0.7% की सांद्रता एग्रोस जेल की अपने को रखनी पड़ती है, तब जाके इन अणुओं को पृथक किया जाता है। तो पृथक करने की विधि के लिए, मतलब पृथक करने की विधि के लिए कौन सा डीएनए खंडों को पृथक या अन्य आणविक अणुओं को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं अपन? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में छिद्रों का आकार किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्रोस जेल की सांद्रता पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्रोस जेल की सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किन किन के लिए किया जा सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो अब इनके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के उपयोग देख लेते हैं कि इनका उपयोग और किन किन के लिए किया जा सकता है। तो पहली बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो उपयोग है, उपयोग प्रथम रूप से तो अपन किसके लिए काम में लेते हैं भाई? डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए। डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए, डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी मैट्रिक्स के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? जेल उपयोग में लिया जाता है। और कौन सा जेल? एगोरस जेल। इसके लिए एग्रोस जेल काम में लेंगे। कौन सा जेल? एग्रोस जेल। एग्रोस जेल मैट्रिक्स पदार्थ के रूप में काम में लेंगे। दूसरी बात क्या है, और किसके लिए इनको अपन काम में ले सकते हैं? तो आप देखिए, प्रतिरक्षा इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को काम में लिया जाता है। प्रतिरक्षा में जो गामा ग्लोबिन्स वगैरह जो हैं उनको पृथक करने के लिए प्रतिरक्षा इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रतिरक्षा इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी इसको अपन काम में लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। और बंधुता क्रोमेटोग्राफी, तीसरी बात क्या है? बंधुता क्रोमेटोग्राफी में भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। बंधुता क्रोमेटोग्राफी, बंधुता क्रोमेटोग्राफी में भी किसका उपयोग किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। अंत में मैं आप लोगों को किसमें कुछ डायग्राम बना करके आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जैसे जैसे मैंने आपको कहा था कि एगोरस जेल जो होता है, एग्रोस जेल जो होता है वह पानी में घुल जाता है। किससे प्राप्त होता है? लाल समुद्री घास से प्राप्त होता है। लाल समुद्री घास से प्राप्त होता है, गर्म जल में घुल जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ये ठंडा होता है इसमें क्या बनता है भाई? द्विकुंडलन बन जाते हैं। यह द्विकुंडलन बनाने लग जाता है। इस प्रकार यह क्या बनाता है? द्विकुंडल बनाने लग जाता है, डबल हेलिक्स बनाने लग जाता है। और डबल हेलिक्स बनाने के बाद इसमें क्या बन जाता है भाई? डबल हेलिक्स अगर ये बनाता है तो डबल हेलिक्स बनाने के बाद यह एग्रोस तंतु बनाता है। कई द्विकुंडल आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं? एग्रोस तंतु बना लेते हैं। इस प्रकार ये एग्रोस तंतु बना लेते हैं। और एग्रोस तंतु जो विभिन्न प्रकार के एग्रोस तंतु आपस में जब जुड़ते हैं, एग्रोस तंतु जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? इस प्रकार एक एग्रोस जेल बन जाएगा। और एग्रोस जेल जो होता है वो विभिन्न कई इसमें द्विकुंडलन आपस में जुड़ जाते हैं। तो मैं आपको इससे डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर इनमें बन जाता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार का यहाँ पर बन जाएगा। और
आप इसको इस प्रकार से रीड कर लें कि थोड़ा बड़ा डायग्राम आप लोगों के यहाँ पर बन गया है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्रोस जेल के जो ये बन रहे हैं, इस प्रकार ये क्या बन जाते हैं भाई, ये पोर इनमें बन जाते हैं। ये पोर या छिद्र, ये छिद्र जो होते हैं अपेक्षाकृत बड़े आमाप के होते हैं, और इसी प्रकार यहाँ पर और क्या जुड़ जाएंगे भाई, और यहाँ पर वो जुड़ जाएंगे, तंतु जुड़ जाएंगे और छिद्र इसमें बढ़ जाएंगे। इसको क्या कहेंगे, एग्रोस जेल, एग्रोस जेल। ठीक है, ये क्या है, द्विकुंडल है, द्विकुंडल बन करके क्या बनाते हैं, ये बन जाता है एग्रोस तंतु। एग्रोस तंतु बन गया, क्या बन गया भाई, एग्रोस तंतु। और एग्रोस तंतु जो होते हैं उनमें ये क्रॉस बंध बन रहे हैं, क्रॉस बंध, CRO ओब्लिक बॉन्ड, क्रॉस बॉन्ड, या इसको अपन ये कहेंगे ओब्लिक बॉन्ड बन जाते हैं। ओब्लिक बॉन्ड बनने से इनमें छिद्रों का निर्माण होता है। ये छिद्र जो होते हैं वो 10 नैनोमीटर वाले अणुओं को क्या करते हैं भाई, इसमें से अलग करने के लिए, 10 नैनोमीटर वाले अणुओं को पृथक करने के लिए ये छिद्र उपयोगी होते हैं। इस प्रकार एग्रोस जेल विधि के द्वारा DNA के छोटे छोटे खंडों को पृथक किया जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, यह क्लास एक अति महत्वपूर्ण क्लास थी, इसको बार बार रीड करेंगे और अगर पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।